हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 भू आकृति प्रक्रियाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है और बाकी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? विकल्प में है निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण, अपर्दन। सवाल क्या है? एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक प्रक्रियाएं वे होती हैं जो एक निर्धारित क्रम में समय के साथ निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से सही आंसर हो जाएगा अपर्दन। अपर्दन एक सतत और अनुक्रमिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का कटाव, हटाव और स्थानांतरण होता है, जबकि निक्षेप, ज्वालामुखीता और पटल विरूपण ये आकस्मिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती हैं? ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, चीका से क्ले कहते हैं, मिट्टी, लवण। सही आंसर हो जाएगा लवण। जल योजन प्रक्रिया लवण को प्रभावित करती हैं। इस प्रक्रिया में पानी के अणु खनिजों के रासायनिक बंधों को बदलते हैं जिससे क्रिस्टल बनते हैं जो दबाव डालते हैं और चट्टानों और खनिजों को तोड़ देते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, अपक्षय। अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? बादल निर्माण के लिए, मृदा निर्माण के लिए या फिर जल निर्माण के लिए? आसान सा विकल्प है, सही आंसर हो जाएगा मृदा निर्माण के लिए। अपक्षय मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं जो मृदा निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक ये सभी अपक्षय का रूप ही हैं। विकल्प नंबर डी सही होगा। आइए और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपक्षय एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के कारण टूटती हैं। भौतिक अपक्षय क्या है? इसमें चट्टानें बिना अपनी रासायनिक संरचना बदले टूट जाती हैं, जैसे कि पानी के जमने और पिघलने, तापमान में बदलाव या हवा और पानी के प्रभाव से। वहीं बात करें रासायनिक अपक्षय क्या है, तो इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण चट्टानों की संरचना बदल जाती है और वे घुल जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें जैविक अपक्षय के बारे में, तो इसमें जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव चट्टानों को तोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो पौधे की जड़ें दरारों में बढ़ जाती हैं और चट्टानों को तोड़ देती हैं, या जीव ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो चट्टानों को कमज़ोर करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से तीनों क्या हैं? अपक्षय के उदाहरण है या रूप है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्र वायु, जीव जंतु या फिर मनुष्य? सही आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। ठीक है, जीव जंतु और मनुष्य तो होगा नहीं, ये तो जैविक कारक हो गए, है ना। तो यहाँ पे तापमान जो है ना, एक कह सकते हैं अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है। जब तापमान बढ़ता है और घटता है तो चट्टानें फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वे अंततः टूट जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व जलवायु से संबंधित हैं? विकल्प में है आर्द्रता और वर्षा, तापमान एवं वर्षा, वायुदाब एवं हवाएं, लवणता एवं तापमान। सही आंसर हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। ठीक है, याद रखना है तापमान और वर्षा जलवायु के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं और वे मौसम और जलवायु की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? बताना है मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप या फिर परिवहन? सही आंसर हो जाएगा अपक्षय। मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, बाकी अपर्दन, अपर्दन का क्या मतलब होता है? जब मिट्टी
एक स्थान से कट कर दूसरे स्थान चली जाती हैं, उसे अपरदन कहते हैं। निक्षेप मतलब होता है जब मिट्टी एक जगह जमा होता है उसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। जबकि परिवहन का मतलब क्या है, किसी वस्तु को उठा करके स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उसे आप परिवहन कहते हैं। तो क्या इससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल नहीं, अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अपक्षय मृदा निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेश में क्रियाशील नहीं होता है। भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय या फिर इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय ये शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय ये दोनों शीत प्रदेशों में क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय शीत प्रदेशों में भी क्रियाशील होते हैं, जबकि भौतिक अपक्षय के बारे में बात करें तो यह शीत प्रदेशों में सबसे प्रमुख अपक्षय है। पाला क्रिया, जहां पानी जमने पर फैलते हैं और चट्टानों को तोड़ते हैं। ठीक है, पानी जमने पर क्या होता है, वो फैल जाते हैं और उससे चट्टानें क्या होते हैं, टूटने लगती हैं। वहीं बात करें जैविक अपक्षय के बारे में तो पेड़ पौधे की जड़ें और अन्य जीव चट्टानों में दरारें पैदा करके या रसायन स्रावित करके अपक्षय कर सकते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में भी होता है। ठीक है, वहीं बात करें रासायनिक अपक्षय के बारे में तो इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों का विघटन होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए और उच्च तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। क्या आवश्यकता होगा यहाँ पे, जो कि ठंडे प्रदेशों में ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय आप देखेंगे, ठीक है, कि ये शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन का कार्य है लेकिन बल्कि परिणाम है। ठीक है, अपर्दन का कार्य नहीं है बल्कि क्या है, ये परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है, अपर्दन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है। कौन सा होगा, देखिए, परिवहन, स्थलाकृतियां, विस्थापन, निक्षेपण। तो यहाँ पे रिजल्ट बताना है, परिणाम क्या होगा। परिवहन नहीं होगा, स्थलाकृतियां हो सकता है, विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है किसी वस्तु के स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, निक्षेपण मतलब होता है जमा होना। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा निक्षेपण। निक्षेपण या अपर्दन के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ले जाए गए पदार्थ को किसी एक जगह पर जमा कर दिया जाता है। कर सकते हैं कि अपर्दन के बाद की ये प्रक्रिया है ना जी। निक्षेपण, निक्षेपण मतलब क्या बताए थे कि जब कोई मिट्टी एक जगह जमा हो जाती है तो अपर्दन होने के बाद मान लेते हैं मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए और वहाँ पे जमा हो गया, तो ये अपर्दन के बाद की प्रक्रिया है निक्षेपण। ठीक है, जबकि परिवहन तो हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तो ये तो कार्य एक तरीके से। स्थलाकृतियाँ वो निर्माण होने से संबंधित है, तो वो भी परिणाम नहीं है। जबकि विस्थापन वो भी वही चीज़ हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो क्या हो जाएगा, निक्षेपण बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अपर्दन का ये बाद का है क्रिया, अर्थात ये अपर्दन का कार्य नहीं है बल्कि ये परिणाम है। डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है? हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है डी विकल्पों में से लौह खनिजों पर होगा। ठीक है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट चट्टानों पर और अग्नाइट चट्टानों पर कम होगा, सबसे ज़्यादा लौह खनिजों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी डिटेल से जानकारी लेते हैं यहाँ से। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, का सबसे अधिक प्रभाव लौह खनिजों पर होता है। ऑक्सीकरण के कारण लौह खनिज संक्षारित हो जाते हैं और उनके रंग में परिवर्तन होता है, जिससे वे लाल, भूरे या पीले रंग के हो जाते हैं। लौह खनिजों पर ऑक्सीकरण लौह खनिजों में आयरन को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जंग और अन्य ऑक्साइड बनते हैं। यह प्रक्रिया चट्टानों के रंग को बदल देती है और उन्हें कमजोर कर सकती है। वहीं बात करें चूना पत्थर पर, तो चूना पत्थर मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका ऑक्सीकरण की बजाय ऑक्सीकरण से प्रभावित जल से प्रतिक्रिया के कारण अपक्षय अधिक होता है। वहीं देखिएगा ग्रेनाइट चट्टानों पर, तो ग्रेनाइट में सिलिकेट होते हैं जो ऑक्सीकरण के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अग्नेय चट्टानों पर बात करें तो ये अग्नेय चट्टानों का ऑक्सीकरण उनके अंदर मौजूद खनिजों के आधार पर होता है, इसीलिए ऑक्सीकरण का सर्वाधिक प्रभाव उन अग्नेय चट्टानों पर पड़ता है जिनमें लौह खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या था यहाँ पर, बी विकल्प लौह अयस्क। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हिमकरण एवं पिघलना। ठीक है, तो जलयोजन, ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन ये सभी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है, जबकि हिमकरण एवं पिघलना ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण या फिर वियोजन। जैसा कि अभी हम चर्चा किए, क्वेश्चन नंबर शायद 10 या 11 में था कि लोहे में जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीडेशन कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, सवाल सिंपल सा है, मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु, स्थलाकृति, जीव पदार्थ या फिर जनक शैल। सही आंसर हो जाएगा जलवायु। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कोई है तो वो है जलवायु। ठीक है, क्योंकि ये अपक्षय की गति और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती है। तापमान और वर्षा जैसे कारक तय करते हैं कि चट्टानें कितनी जल्दी टूटेंगी और मिट्टी में किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मौजूद होंगे। ठीक है, तो जलवायु इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखना है। मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई कारक है तो वो है जलवायु। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? सवाल है, रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कनिकामय विघटन, वृहत क्षरण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण सम्मिलित है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के खनिज ऑक्सीकरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे चट्टानें कमजोर और विघटित हो जाती हैं। ठीक है, ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है? बहता हुआ जल, भूकंप, पवन या हिमनद। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, भू आकृति प्रक्रिया का। ठीक है, भू आकृति जिससे निर्माण होता है, तो बहता हुआ जल से हो सकता है, पवन से भी हो सकता है, हिमनद से भी हो सकता है, लेकिन भूकंप से नहीं होता। ठीक है, ये आंतरिक कह सकते हैं कि बल है एक तरीके से। ठीक है, जबकि बहता हुआ जल से भू आकृति का निर्माण होता है, पवन से भी होता है और हिमनद से भी होता है। हिमनद होता क्या है? एक ग्लेशियर में देखें, बड़े बड़े जो पत्थरों का चट्टान होता है ना, जब ये तेज गति से बहते हैं तो वो चट्टानों के साथ रगड़ाव के साथ वो मिट्टी को काटते जाते हैं, है ना, तो ये भी है, हिमनद भी होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन भूकंप यहाँ पे देखेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रिया का कारण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने नोट किया है हिमनद के बारे में कि पृथ्वी की सतह को काटकर, घिसकर और सामग्री ले जाकर नई नई भू आकृतियाँ बनाते हैं, इन्हें ही हम हिमानी भू आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, अपरदन कहलाता है या फिर अनावृत्तिकरण कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं अपक्षय। ठीक है, शैलों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और इसी को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? सवाल है, तल संतुलन बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, तल संतुलन बल के अंतर्गत अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये दोनों को शामिल किया जा सकता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। यही दोनों चीज़ें हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी पर संतुलन बनने का काम करते हैं। देख सकते हैं दोनों तरह के बलों का शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बल मिलकर पृथ्वी की सतह पर संतुलन बनाए रखने का ये काम करते हैं। चलिए सवाल है, किस प्रकार की जलवायुक दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होता है? बताना है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रकार की जलवायुक दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होगा? गर्म एवं आर्द्र, ठंडी एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, ठंडी एवं आर्द्र। तो ये देखिए, ठंडी और आर्द्र तो कभी नहीं होगा। ठीक है, दोनों लगभग ठंडे की बात हो रही है, क्योंकि हमें चाहिए गर्मी भी चाहिए और ठंड भी चाहिए। ठीक है, ताकि फैलना सिकुड़ना तभी होगा, तब जा करके वो क्या होगा, अपरदन की प्रक्रिया तेज होगी। ठीक है, गर्म एवं आर्द्र देखिए क्या हो सकता है, ठंडी एवं शुष्क। देखिए ये दोनों, ये भी लग रहा है यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ठीक है, देखिए गर्म और शुष्क, ये भी लगा दोनों क्या है, गर्मी से संबंधित है। इसका सही आंसर होना चाहिए विकल्प नंबर ए। ठीक है, गर्म एवं आर्द्र। ठीक है, याद रखिए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु दशाओं में अपरदन अत्यधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, जब गर्म हो और आर्द्र हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी मतलब है कि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब है कि उसमें पानी भी मिल जा रहा है, ठंडा भी मिल जा रहा है और साथ में गर्मी तो है ही है। ठीक है, चलिए तो ये विकल्प सही है वहाँ। अगला सवाल है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने के क्या कहा जाता है? धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य
अंतर के कम होने को क्या कहा जाता है? तल संतुलन, वृद्ध क्षरण, अपर्दन या फिर अपक्षय? इसे कहा जाता है तल संतुलन। ठीक है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचा वक्ष के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां विभिन्न अपर्दन कारक जैसे कि जल, पवन, हिमनद ऊंची जगहों को समतल करते हैं और नीची जगहों को भरते हैं, जिससे भू आकृतियों की ऊंचाई और ढाल में धीरे धीरे कमी आती है। ठीक है, इसे कहते हैं तल संतुलन। ठीक, चलिए अगला सवाल है, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बहिर्जनिक बल के अंतर्गत किसे शामिल नहीं करते हैं? जल, वायु, हिम और भूकंप। देखिए, जल, वायु, हिम तो क्या है, एक बहिर्जनित बल है, जबकि भूकंप क्या है, अंतर्जनित बल है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मौसम एवं वायुमंडल की क्रियाओं द्वारा कठोर चट्टानें अपनी संधियों के सहारे टुकड़ों में टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन, अपघटन, भूस्खलन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा विखंडन। याद रखिएगा, विखंडन एक तरह से अपक्षय के बराबर है और यह वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, पानी, तापमान परिवर्तन और रासायनिक क्रियाओं के कारण चट्टानें टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। इसे ही विखंडन कहा जाता है। ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहा जाता है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपक्षय या फिर कार्बोनेशन? आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा जलयोजन। ठीक है, याद रखिएगा, चट्टानों के खनिजों में जल के अवशोषण को जलयोजन कहा जाता है। अगला सवाल है, जैविक अपक्षय के अंतर्गत कौन सहायक नहीं होते हैं? वनस्पति, जीव जंतु, मानव, जलवायु। ठीक है, तो बात हो रहा है यहाँ पे जैविक अपक्षय, जिसमें जीवों से संबंधित हो, है ना, जैविक कारक हो जो कि क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, अपक्षय करने का काम कर रहे होते हैं। तो वनस्पति भी होगा, जीव जंतु भी होगा, मानव भी हो सकता है। ठीक है, और जलवायु भी होगा। सॉरी, जलवायु नहीं होगा। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, जलवायु यहाँ पे सही आंसर है। वनस्पति, जीव जंतु, मानव ये सभी जैविक अपक्षय के अंतर्गत सहायक होते हैं, जबकि जलवायु नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? अंतर्जनित बल, ठीक है, जो कि पृथ्वी के अंदर की घटनाएं होती हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, जबकि पृथ्वी से ऊपर होने वाले घटनाओं को क्या कहा जाता है? बहिर्जनित बल। यहाँ पे अपर्दन, निक्षेपण और संतुलन ये सभी देखेंगे तो क्या है? बहिर्जनित बल है, जबकि ज्वालामुखीयता ये अंतर्जनित बल का उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं है। भूकंप भी क्या है? अंतर्जनित बल का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक बल नहीं है? बहिर्जनिक बल नहीं है, देखिए, वृद्ध क्षरण है, अपर्दन है, अपक्षय है, लेकिन ज्वालामुखीयता ये नहीं है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर PDF फाइल चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा पार्ट 1 था। इस अध्याय का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन और हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, जल्दी हम इस वीडियो सेकेंड पार्ट भी इसको हम देने वाले हैं। ठीक, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं, और बाकी लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा चैनल को। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।